अच्छा सर, आजकल आप लोगों ने जो है ना लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आरएचक्यू हॉस्पिटल स्कर्दू में शुरू की हुई हैं। सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली सर आप के सर्जिकल डिपार्टमेंट में और हमारे एमएस डॉक्टर आसिफ रजा की काविशों से जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का आगाज़ किया गया। उसके अलावा एंडोस्कोपीज भी हमारे हॉस्पिटल में आजकल हो रही हैं। तो सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज का जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज कहते हैं। एक तो सर अब हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कौन-कौन सी इस वक़्त आरएचक्यू हॉस्पिटल स्कर्दू में हो रही हैं, वो आप काइंडली बताएँ। दूसरा सर, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज और जो कन्वेंशनल ओपन सर्जरीज होती हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है और किसके फ़वाइद ज़्यादा हैं, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जिक्र करने से पहले अगर हम डॉक्टर आसिफ रजा साहब का नाम ना लें तो ये ज़्यादती है, क्योंकि उनकी पर्सनल काविशों से बेशक। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में स्टार्ट हुई है। अब हमारे हॉस्पिटल में हमने बेसिक लेप्रोस्कोपी स्टार्ट की हुई है और तकरीबन 100 के करीब हम केस कर चुके हैं। माशाल्लाह। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सबसे जो ज़्यादा हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं वो पित्ते की सर्जरी है, अपेंडिक्स की सर्जरी है, हर्निया की सर्जरी है। उसके अलावा हमने कुछ एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स भी किए हैं जो कि कुल तादाद तकरीबन 100 के करीब हो गई कि हमने सर्जरी कर दी है। अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में फ़र्क ये है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कैमरे के ज़रिए हम सर्जरी करते हैं और उसमें चीरा नहीं लगता। उसमें सही। 3-4 या 5 छोटे-छोटे सुराख होते हैं, पिन होल्स होते हैं। सही। उसके ज़रिए हम वो जो पित्ता है या अपेंडिक्स है या जो भी बीमारी है उसको हम निकालते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो चीरा नहीं लगता, सही। दूसरा है कि मरीज़ बहुत जल्द खुद अपने काम करने के काबिल हो काबिल जाता हो है, जाता है। हॉस्पिटल स्टे उसका कम हो जाता है और कोई अगर जॉब करता है, स्कूल जाता है तो वो अर्ली वो जॉइन कर सकता है, अपने रूटीन के काम कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में मिसकंसेप्शन मैंने ये देखा है कि लोग समझते हैं कि लेज़र की सर्जरी है तो इसमें लेज़र से कुछ कर लेज़र नहीं है ये, तो आम लोगों को समझाने के लिए हम लेज़र कहते हैं कि इसमें प्रॉपर सर्जरी होती है। कैमरे के ज़रिए अंदर जाते हैं और हम जो भी पित्ता है, अपेंडिक्स उसको प्रॉपर निकालते हैं, तो लेज़र से उसको तोड़ते नहीं है। बिल्कुल सर, आपने मिसकंसेप्शन का ज़िक्र किया, जो बड़ी कॉमनली प्रिवेल कर रही होती है। लोगों को ये ख़्याल होता है कि एक छोटे से सुराख के ज़रिए पित्ता पूरा नहीं निकाला जाता या सिर्फ़ वहाँ से पथरी निकाली जाती। तो ये मिसकंसेप्शन कम से कम दूर होनी चाहिए। ओपन सर्जरीज़ में जिस तरह पूरे का पूरा पित्ता या अपेंडिक्स पूरा निकाल दिया जाता है, इसमें भी कंप्लीटली रिमूवल होती है रादर देन कि पर्टिकुलर कोई सेगमेंट या पार्ट जो है ना रिमूव हो। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। ये मिसकंसेप्शन भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि पित्ते की सर्जरी हो, अपेंडिक्स की सर्जरी हो या ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हो, तो लेप्रोस्कोपी में हम पूरा निकालते हैं। जिस तरह ओपन सर्जरी में हम पूरा निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह लेप्रोस्कोपी में निकालते हैं, बस उसका मेथड डिफरेंट है। तो ये कहना जी कि उसमें पूरा नहीं निकलता या वो उसमें डिफरेंट किस्म की सर्जरी, ऐसा नहीं है। मेथड डिफरेंट है लेकिन जो गोल है वो एक है, सेम है। और स्पेशली पित्ते की सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। आजकल तो बाकी सर्जरीज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नया-नया स्टार्ट हुआ है। खैर नया तो नहीं स्टार्ट हुआ, डॉक्टर आसिफ तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन आरएचक्यू हॉस्पिटल में नया-नया स्टार्ट हुआ है। इसलिए लोगों में मिसकंसेप्शन है, इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगा। वैसे सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तो यूजुअली देखा है कि इंटरनेशनली तो इसको एज अ डे केयर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सुबह सर्जरी होती है, शाम को जो है ना मरीज़ घर चला जाता है। हमारे यहाँ मैंने एक ये बड़ा डिफरेंट किस्म का अप्रोच देखा है कि जब भी खुदा न खास्ते किसी की सर्जरी होती है, चाहे इलेक्टिव हो या इमरजेंसी हो, तो फिर उसके बाद मरीज़ को बेड से हिलाने के लिए ना बड़ा वो मुहतात हो रहे होते हैं। कहते हैं कि नहीं, मरीज़ को हिलाना नहीं है। तो सर हमें काइंडली बताएं कि किस सर्जरी में जो है कितना जो है मरीज़ को बेड बाउंड रखना चाहिए, और अर्ली मोबिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से बताएं कि जितनी जल्दी मरीज़ को हम बेड से आउट करते हैं उसके क्या-क्या फ़वाइद हैं, और कितनी देर के लिए मरीज़ को जो है ना बेड पे होना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए। देखिए, सर्जरी में तो हमेशा हम जब पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स डालते हैं तो उसमें एक बात ज़रूर मेंशन करते हैं, अर्ली मोबिलाइज़। सही। अर्ली मोबिलाइज़ का मतलब होता है जब वो अपने टाँगों पे खड़ा होने के काबिल हो, उसको चलाया जाए। सही। उसके
फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर किसी को पता चल जाए कि मरीज़ को लिटा के रखने के नुकसानात कितने हैं, तो कभी वो अपने मरीज़ को लिटा के सही, नहीं रखेगा। बिल्कुल, फॉर एग्ज़ाम्पल, मरीज़ को लिटा के रखते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये है कि उसकी टाँगों में, खून की रगों में खून जमा होना शुरू हो बिल्कुल, जाता है, जो बिल्कुल, कि एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। बिल्कुल। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आमतौर पर सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद हम कोई इंजेक्शन भी लगाते हैं कि वो खून पतला होने वाला इंजेक्शन जिसे खून हम पतला ना हो। तो अगर उसको जल्दी चलाएँगे तो एक तो ये है कि उससे बच जाएँगे। दूसरा जो सर्जरी के बाद सबसे चैलेंजिंग हमारे लिए मसला होता है वो चेस्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि मरीज़ लेटा रहता है, उसके चेस्ट में रेशे जमा होते रहते हैं और वो सर्जरी में ज़ाहिर-सी बात है उसके लंग को यूज़ भी किया होता है उसके लिए एनेस्थीसिया के लिए, एनेस्थीसिया तो के लिए वो ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन होता है। तो उसमें अगर रेशे जमा हो जाएँगे तो वो इन्फेक्ट हो जाता है और मरीज़ की बीमारी बढ़ जाती है, निमोनिया हो सकता है उसका कॉमनली। हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है और उसके अलावा मरीज़ पे फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है। तो दूसरा ये, तीसरा जो कॉमन है मरीज़ को लिटा के रखने का नुकसान वो पेशाब में इन्फेक्शन है और खुसूसन ओल्ड एज में पेशाब का इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल, छोटे पेशाब के इन्फेक्शन के साथ यूरोसेप्सिस में बिल्कुल, पेरिनल फेलियर और बहुत बिल्कुल, सारी कॉम्प्लिकेशन जो बिल्कुल। है उससे लीड करती जी, हैं। जी। तो लिटा के रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। नुकसान ही नुकसान है। अब मरीज़ को दर्द हो रहा होता है इसलिए वो भी नहीं चाह रहा है कि वो हिले और अटेंडेंट भी रिलक्टेंट होते हैं कि उसको हिलाने के लिए। तो हम ये करते हैं कि हमने अपने जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और नर्सेस हैं उनको हमने ट्रेन किया हुआ है। वो 6 आवर्स के बाद तो किसी सूरत भी मरीज़ को लेटे आउट नहीं ऑफ रहने बेड देते हैं, नहीं उसको करना। हम आउट ऑफ बेड करते हैं। तो कुछ सर्जरीज़ ऐसी हैं लिम्ब की सर्जरीज़ जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरीज़ है जिसमें डॉक्टर ने खुद मना किया होता है कि इसको ना सही, चलाओ। या कुछ हमारी सर्जरीज़ भी है जिसमें हमने वैस्कुलर रिपेयर किया होता है, उसमें हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है कि इसको चलाने का ना नुकसान चलाएँ, है, फ़ायदा नहीं फ़ायदा है। नहीं है। बाकी सबको जितनी जल्दी आप चलाएँगे उतना ही उसके सेहत के लिए फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं है। एज़ अ जनरल रूल फिर अगर जो ऑपरेटिंग सर्जन है उसने मना नहीं किया हो तो जितनी जल्दी आउट ऑफ बेड होगा, जितनी जल्दी मोबिलाइज़ेशन होगी उतना ही मरीज़ को फ़ायदा है। अगर जी, पर्टिकुलरली जो है ऑपरेटिंग सर्जन ने मना किया हो कि इतनी दिन की रिमूवमेंट नहीं करें, फिर अवॉइड करें। अदरवाइज़ बेड पे रहने के फ़ायदे ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान नुकसान है। है। जैसे सर एक और मिसकंसेप्शन जो हमारे जो है हमारे पर्टिकुलर एरिया पहाड़ी इलाकों में जो मसले हमें देखने को मिलते हैं, वो पेट की कीड़ों के हवाले से हैं। सर आपकी एक सर्जरी भी हमने देखी थी जिसमें बाउल भर-भर के जो है बच्चे के जो है ना गट से वर्म्स कीड़े निकल रहे थे। तो सर वर्म्स के हवाले से आप हमें काइंडली हमारे नाज़रीन को बताएँ। एक तो बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इस मौसम में बहार या एक्चुअली में तो जो हम जो चेरी ब्लॉसम के मौसम टाइम पे ही आपने जो है ना पेट की कीड़ों की दवाई देनी है। उसके अलावा दवाई सर्दियों में नहीं देनी और बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि अगर पेट की कीड़ों की दवाई खानी है तो साथ में पानी नहीं पीना, कोई मीठा खाना है, तो इस तरह की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं मैंने देखा है। तो पेट के कीड़ों के हवाले से सर इन सब मिसकंसेप्शंस को ज़हन में रखते हुए हमें काइंडली हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि क्या आया इनमें कोई मेडिकल पॉइंट व्यू से भी हक़ाइक़ हैं या फिर सिर्फ़ मिथ्स हैं जिसको हमारे यहाँ पे फ़ॉलो किया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि हमारे इस एरिया में क्योंकि पेट के कीड़े एंडेमिक हैं, बहुत बड़ा इशू है, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि इनसे बचाया कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात तो कीड़ों से बचाव के लिए हैंड हाइजीन है। बिल्कुल, बच्चों को शुरू से टॉयलेट ट्रेनिंग होनी ट्रेनिंग चाहिए। होनी चाहिए और सबको ये पता होना चाहिए कि वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोना है, हाथ धोना वैसे चाहिए। हाथ धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, खाना खाने से पहले सबने साबुन से हाथ धोना है। तीसरी बात, बच्चों के नाखून काट के रखने हैं। बिल्कुल, सबसे अहम बात, जो घर में खाना पका रही है, वो खाना पकाने से पहले साबुन से हाथ धोना है। बिल इन सब के बावजूद भी जो कीड़ों का मेन सोर्स है वो हमारा पानी है। बिल्कुल तो पानी से पानी को कम से कम उबाल के इस्तेमाल करें। अगर फ़िल्टर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो उबालना बहुत ज़रूरी है। पानी को उबाल के इस्तेमाल करें तो उससे ये है कि आपके पेट में कीड़ों की चांसेस कम से कम हो कम जाए। दूसरा, आपने शायद नोटिस किया होगा इंडिया में जो डेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे 14 अगस्त यौम आज़ादी है, इस तरह 23 मार्च है, 6 सितंबर है। इन डेज़ में वहाँ पे
बच्चों को डीवर्म किया जाता है। नेशनल डेज जो नेशनल होते हैं डेज में आपकी। जी, जी, बिल्कुल। उनमें एंडेमिक एरियाज़ में बच्चों को डीवर्म किया जाता है। जबरदस्त। तो कम से कम साल में 3 दफ़ा वो डीवर्म करते हैं। तो हमारे इस इलाके में भी कम से कम साल में 3 दफ़ा डीवर्म करने की होना ज़रूरत है। चाहिए। मतलब ये सबको पता हो कि ये डेज़ हैं जिसमें हमने बच्चों को डीवर्म करना है, एक बात। दूसरी बात ये जो बाहर के आमद में देना है और ये साथ में मीठा खाना है, इसकी तो मेडिकल में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बिल्कुल। और पानी पीना है या नहीं पीना, इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो डीवर्म बच्चों को डीवर्म करें, मेरे ख़्याल से साल में कम से कम 3 दफ़ा करें। पानी को उबाल के इस्तेमाल करें, हैंड हाइजीन का ख़्याल रखें, तो इंशाल्लाह हम इस अज़ाब से बचे रहेंगे। सर ये आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई। नेशनल डेज़ का एक तो ये फ़ायदा होता है, छुट्टी भी होती है बिल्कुल, और आपको याद भी रहता है कि आज 6 सितंबर है, 14 अगस्त है या फिर कोई लोकल हॉलिडे है। बिल्कुल। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि फिर बंदा भूलता नहीं है। भूलता भी वो नहीं। पर्टिकुलर डे आए तो हमें याद आता है कि आज जो है ना पेट के कीड़ों की दवाई भी साथ खानी है। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया कि इन डेज़ में पर्टिकुलरली कैंपेन होनी चाहिए और बिल्कुल, जिसमें मैसिव लेवल पे जो है ना डीवर्म किया जाए तो फिर इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वर्म्स के साथ सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेहतर बता सकते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो एनीमिया के साथ, खून की कमी के साथ, बिल्कुल, बच्चे पर्टिकुलरली हमारे पास आते हैं और बहुत दफ़ा पेट की कीड़ों की वजह से पैंक्रेटाइटिस और सर्जिकल और इश्यूज़ होते हैं। बिल्कुल। तो उनसे बचने का वाहिद हल तो यही है कि जो है ना फ्रीक्वेंटली डिवॉर्म किया जाए। जी, सर्जरी में तो हमेशा कोई ना कोई एक बच्चा मैसिव वर्म इन्फेस्टेशन के साथ एडमिट होता है, जिसको हमने एक लोकल प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि जिस पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में मैसिव लिखा हो वर्म इन्फेस्टेशन, उसको हम एडमिट करते हैं। सही। एडमिट करने के बाद उसको हम एनजी डालते हैं। एनजी डाल के उसको जो प्रेशर है उसको थोड़ा रिलीज़ करते हैं। कम उसके करते बाद हम उसको माइक्रो एनिमा देते हैं डेली। सही। माइक्रो एनिमा देने से क्या होता है कि वो मोटिलिटी बढ़ जाती है और उस पेशेंट को एडमिट रख के हम उसके वर्म्स निकालते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि उस दौरान उसको हम डीवर्म ना करें। सही। क्योंकि मैसिव वर्म इन्फेस्टेशन में हमने देखा है उसको डीवर्म करें तो वो वर्म्स के बॉल बन बॉल जाते बन हैं जाते हैं। और वो ऑब्स्ट्रक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद हमें उनकी सर्जरी करनी सर्जरी पड़ती करनी है और पड़ती है। निकालने पड़ते हैं। तो सर्जरी से बचाने के लिए हमने ये लोकल प्रोटोकॉल सेट किया है कि हम मैसिव वर्म इन्फेस्टेशन वाले को एडमिट करते हैं और अपने एक जो लोकल प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल के थ्रू तहत। उनको डीवर्म करते हैं और घर भेजते हैं। सर आपने जो है ना वर्म इन्फेस्टेशन में स्पेशली मैसिव वर्म इन्फेस्टेशन में एनीमा का आपने ज़िक्र किया। सर और क्या ऐसी एहतियात हैं जिन पर्टिकुलरली पेट की कीड़ों की दवाई खाने से पहले करनी चाहिए ताकि लेटर ऑन खुदा न खास्ता उसको जो है ना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो? कोई लैक्सेटिव वगैरह भी हम दे सकते हैं जिस तरह कब्ज़ कुशा दवाइयाँ होती हैं, वो अगर पेट की कीड़ों की दवाई के साथ दें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से बचाया जा सकता है? अगर अल्ट्रासाउंड में मैसिव वर्म इन्फेक्शन आ गया है तो उस पेशेंट को तो एडमिट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि उनको हम डीवर्म करें या लैक्सेटिव दें या किसी तरीके से भी उसको घर में ट्रीट करने की कोशिश करें तो कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करता है। तो हमारा तो प्रोटोकॉल है कि जिसमें मैसिव लिख दिया अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट ने, उसको हम एडमिट करते हैं और उसको फिर हमारा अपना जो लोकल प्रोटोकॉल है उसमें हम एनजी डाल देते हैं। उसमें फिर हम डेली जो है ना वो उसको माइक्रो एनिमा देते हैं और उस तरह एडमिट रख के अंडर ऑब्जर्वेशन हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर वर्म्स मल्टीपल है, मैसिव नहीं है, 4-5 नज़र आए हैं, तो उसमें आप लैक्सेटिव दे के मतलब डीवर्म करने के बाद लैक्सेटिव दे के उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर मैसिव वर्म आ गया तो उसको एडमिट करना चाहिए।